हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर वेल एंड फाइन एंड आई होप आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स अपने घर पर स्टडी भी कर रहे होंगे। मैं तनवीर सर आदर्श मिशन हाई स्कूल से वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स स्टडी विद तनवीर सर। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर एनसीईआरटी सब्जेक्ट हिंदी क्लास 9th गुजरात बोर्ड, ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं एनसीईआरटी बोर्ड जो हमारा उसका, ठीक है, चैप्टर 2 जो है वो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे रीड करने वाले हैं, जिसका नाम है लहसा की और जिसके लेखक हैं हमारे राहुल सतकृत्यायन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए हम रीड करते हैं। तो राहुल सतकृत्यायन का जन्म जो था वो 1893 में यहाँ पे हुआ था। उनके ननिहाल गांव जो था, जिसका नाम है पंधार, जिले आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव जो था वो कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, मतलब अपना लिया। तब से उनका नाम राहुल सतकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित भी कहा जाता था। किसे महापंडित कहा जाता था? राहुल सतकृत्यायन को जो महापंडित कहा जाता था। 1963 में उनका देहांत यानी मृत्यु हो गई। राहुल सतकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यथावृत्त, जीवनी, आलोचन, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, 6 भाग, दूर दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा में से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान, विभिन्न भाषाओं पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रावृत्त लेखन ने राहुल जी का स्थान अत्यंतम है, मतलब अन्यतम है, दूसरों से एकदम अलग है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले सभी लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। घुमक्कड़ी मतलब घूमने फिरने से। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी उसकी झांकी जो है वो प्रस्तुति की है, मतलब कह सकते एक तरह का यहाँ पे जो प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पे दिखाया है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। उन्होंने सन 1929 और 1930 में नेपाल के रास्ते की थी, यहाँ मतलब गए होंगे वो। उस समय भारतीयों को तिब्बत की अनुमति की यात्रा नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे छगम, यहाँ पे जो छल छलाड़ करने वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहसा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये इसलिए इसका नाम पड़ा है लहसा की। और वो क्या थी? उस समय तिब्बत की राजधानी थी। तो चलिए स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर जो है लहसा की और उसे हम रीड करते हैं। तो दिया है, वो नेपाल से तिब्बत जाने वालों का क्या था? मुख्य रास्ता था। फरी कलिडपोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही हिंदुस्तान की भी भेजी, मतलब जो चीज़ें जो थी वो इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह पर फौजी चौकियां, किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन जो थी वो रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां कुछ आबादी जो है वो दिखाई पड़ती है। ऐसा ही परिपक्व एक चीनी किला था। वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सारे यहाँ पे कह सकते हैं बहुत सारी तकलीफें भी थी और कुछ आराम की बातें भी वहाँ पे थी। वहाँ जाति पाति, छुआछूत का सवाल नहीं था और ना ही औरतें पर्दा ही करती थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते।
नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। मतलब जो है लेखक उनके लिए कहा है, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो तब भी आप घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देंगी। मतलब यहाँ पे जो भी खाना वगैरह जो है उसे पका देंगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, यानी जिसे हम खोटे बोलते हैं, ठीक है, जिसे मिट्टी का बना होता है, में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर हो तो आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर थोड़ी सी चाय मथ कर जो है वो ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन लगाने की जरूरत होती है। आगे लेखक कहते हैं, परिपक्व चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी मतलब जहाँ पे बैठते हैं उसकी यहाँ पे कह सकते कर मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे ही जो मिली थी वो उसे ही दे दी। शायद उसी दिन हम थोदला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमती के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह यहाँ पे मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और गांव के एक सबसे करीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस व्यक्ति की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है, खासकर शाम के वक्त क्षण पीकर बहुत कम होश हवास में यहाँ पे जो दुरुस्त जो है वो रखते हैं, वहाँ के लोग थे इसलिए। तो आगे दिया कवि कहते हैं, लेखक ने लिखा है कि अब हमें सबसे विकट यहाँ पे जो था वो डाड़ा जो था वो ठोडला जो था वो पार करना था। मतलब सबसे कठिन जो था वो वहाँ पे डाड़ा ठोडला पार करना था। ढाड़े तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव जो था वो नहीं होते। नदियों की मोड़ और पहाड़ों की कानों के कारण बहुत दूर तक आदमी देखा नहीं जा सकता। डाकू के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव से आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थलों पर मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती। वहां गवाह भी कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले ही आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून ना रखने के लिए यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक जो है वो उसे लिए फिरते हैं। आगे कहते हैं कवि, लेखक कहते हैं कि उतनी परवाह नहीं करते हैं क्योंकि हम भिखमंगे थे, क्योंकि उनके पास वैसे ही वो भीखे हुए थे, क्योंकि उन्हें पिछले ही साल थोतला के पास खून हो गया था। ठीक है, ऐसा उन्हें मालूम पड़ा था। जहां कहीं वैसे सूरत दिखते, टोपी उतार, जीभ निकाल, कुछ यानी दया 1 पैसा कहने भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील यानी 16-17 किलोमीटर से कम नहीं था। मैंने सुमती से कहा कि यहाँ से लड़कोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े भी चलेंगे, मतलब उससे बैठकर चले भी जाएंगे। आगे कहते हैं, दूसरे दिन हम घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। ढाड़े से पहले एक जगह चाय पिए और दोपहर के वक्त ढाड़े के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17 से 18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। उसके बाद भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल जो थे वो यहाँ पे नंगे थे। ना वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी और ना किसी प्रकार की हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थल पर डाड़े के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगें और रंग बिरंगे कपड़े झाड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई पर जो थी वो थोड़ी कुछ मुश्किलें थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 1 और सवार साथी हमारे जो साथ जो था वो यहाँ पे चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वो बहुत पिछड़ गया और यहाँ पे जो थी वो
ठीक है, क्या थी वहाँ पे? दोन की वस्तु की तरह अपने घोड़े पर वो घूमता हुआ चला रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़े आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। जब मैं जोर देने लगता तो वह सुस्त पड़ जाता। एक जगह से दूसरे रास्ते यहाँ पे फूट रहे थे। वे बाएं बाएं रास्ते जो था वहाँ पे 1.5 मील तक चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लड़कों का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब में गांव से मतलब मील भर पर था, मतलब कुछ ही किलोमीटर पर गांव वहाँ पे था। उसके बाद तो सुमिति इंतजार करते हुए मिली और मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है क्योंकि उससे मंगोलों का वहाँ पे राज था। और अब तो वो पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूट डाले और 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमिति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वो ठंडा भी हो जाता था। लड़कों ने वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया और रात को गर्मा गर्म थुकपा उनको मिला। अब हम टिड्री के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ी से घिरे हुए टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है टिड्री समाधिगिरी, मतलब यहाँ पे समाधिगिरी किया जाता हो। आसपास के गांव में भी सुमिति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गड्ढे यहाँ पे ख़त्म नहीं हो सकते थे, लेकिन क्योंकि वहाँ पे जो बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का जो वहाँ पे गांडा जो था वो बना लेते थे। वो अपने यजमान के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा कि यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देगी। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बाट हो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए तुम्हें लसा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमिति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते ही अच्छा था, लेकिन अब 10-12 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती थी क्योंकि वो पहाड़ पे था। यद्यपि घोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढाक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। अब 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप में जल रहा है, पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें जो है वो लादी और ठंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमिति के परिचित यहाँ पे ठिठुरे में भी थे, लेकिन वह एक यजमान से मिलना चाहती थी, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर सेकार विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे छोटे जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों यानी विहारों के साथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेघर में जो थे वो वहाँ पे मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से भी कम नहीं होता। शेखर की खेती की मुखिया भिक्षु, यानी जो भिक्षु मतलब यहाँ पे भीख देना जो होता है वो, यानी नम से जो वहाँ पे आदमी जो थे वो वहाँ पे क्या हो गए, आदमी जो थे वो उनके वहाँ पे भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर या जिसमें बुद्धवदन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पेथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी कि एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमिति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा कि 2-3 दिन जो हैं लगेंगे, लेकिन वह उस दिन दोपहर बाद चले आई। ठेरी गांव
वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने आसपास अपना सामान जो था वो पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से हमने क्या किया, विदाई लेकर जो थी वो चल पड़े। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स इस पार्ट के अंदर जो है लेखक हमारे जो है यहाँ पे राहुल सकृत्यानंद जो है यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो तिब्बत जाने का जो रास्ता है उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया है, किसके कैसा है वो उसके बारे में यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पहला सवाल यहाँ पे हमें दिया हुआ है। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को जो चैप्टर जो है थोड़ा अटपटा लगा होगा, कहानी थोड़ी समझ में नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी आप थोड़ा एक दो बार रीड करोगे स्टूडेंट्स तो आपको इजीली जो है वो समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखते हैं। आपको मैं सिर्फ कुछ सवाल जो है वो एक दो सवाल जो है समझा दूंगा, उसके बाद बाकी के सवाल जो है आप ही सभी स्टूडेंट्स को राइट करने होंगे। तो पहला सवाल हमें दिया हुआ है कि थोदला के पहले आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगी के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश यानी अच्छे कपड़े होने के बावजूद उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? उसका रीज़न क्या था? तो इसका रीज़न ये है कि थोदला के पहले आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगी के वेश में होने पर भी उन्हें ठहरने का उचित स्थान मिला। इसलिए मिला क्योंकि उनके साथ सुमति थे। सुमति के जान पहचान के लोग जो थे वो वहां पे रहते थे। जबकि दूसरी यात्रा के दौरान लेखक एक भद्र वेश यानी अच्छा कपड़ा पहने होने पर भी उन्हें लेकिन उनके परिचित का व्यक्ति वहां पे कोई नहीं था और लेखक को वहां का कोई भी लोग जो था नहीं जानता था, इसलिए लेखक वहां के लोगों के लिए अजनबी थे। इसलिए उन्हें किसी से रहने के लिए स्थान नहीं दिया गया था। परिणाम स्वरूप उन्हें निम्न गरीबी बस्ती में रहना पड़ा। तो ये पहले सवाल का आंसर था। दूसरा प्रश्न में दिया हुआ है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण यात्रियों पर हमेशा अपनी जान का खतरा बना रहता था। हथियार का कानून न होने के कारण लोग लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक लिए घूमते थे। डाकू लोग किसी यात्री को देखकर मार डालते थे, बाद में देखते थे कि उनके पास पैसा है या नहीं है। निर्जन स्थान पर कोई गवाही नहीं मिलता था, इसलिए उस समय तिब्बत में यात्रियों की जान को हमेशा खतरा रहता था। यही रीजन है। तो स्टूडेंट्स अब मैं बता दूं बाकी जो क्वेश्चन आंसर जो है आप सभी स्टूडेंट्स को करने हैं। मैं खाली बता दे रहा हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 ये आपको कंप्लीट कर लेने। अब 7 के अंदर इसमें से कुछ जो एक सही आंसर है सिर्फ आपको वही उसके अंदर क्या करना है, राइट करना है। उसके बाद रचना और अभिव्यक्ति यहाँ पे दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 और एक क्वेश्चन और हमें दिया हुआ है वो आपको भी क्या करना है, उसे भी आपको यहाँ पे कर लेना 13 जो है। लेकिन 13 के अंदर स्टूडेंट्स का सिंपल सा है, खाली इसमें ध्यान देना है आपको जो बात दी गई है एक ही वर्ड को बार बार हमें क्या करना है यहाँ पे रिपीट करना है, उसका आपको खास ध्यान रखना है। तो इसे तो सिर्फ ओनली फॉर आप लोग अगर क्वेश्चन नंबर 12 तक करोगे तो भी चलेगा, लेकिन 13 नंबर का जो सवाल है उससे खाली आपको क्या करना है यहाँ पे माइंड में थोड़ा ध्यान रख लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को वीडियो समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आगे जो है आपको सब वर्ड मीनिंग्स भी यहाँ पे दी गई है। तो वर्ड मीनिंग्स जो है आप सभी स्टूडेंट्स को जो है वो रीड करके क्या करना है, उसे अपनी नोटबुक्स के अंदर राइट कर लेना। और उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें गद्य खंड यहाँ पे दिया गया है। तो गद्य खंड में क्या हमें एक पैराग्राफ दिया रहता है, उसके अंदर कुछ सवाल यहाँ पे दिए गए रहते हैं। तो आपको क्या करना है, इसे रीड कर लेना है अपनी नोटबुक में। सिर्फ इसके जो आपके जो 5 क्वेश्चन जो हैं वो 5 क्वेश्चन के ओनली फॉर आपको आंसर राइट करने हैं, बाकी इसको लिखना नहीं है। ओनली फॉर इसके क्वेश्चन और इसके आंसर राइट करोगे। ये जो पूरा हमें पैराग्राफ हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये पूरा अगर पैराग्राफ आप सभी स्टूडेंट्स को राइट करना नहीं है। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को क्या लिखना है इस चैप्टर के अंदर वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स दीजिए तनवीर सर को इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।